दोस्तों, ये कहानी है उस आवाज की जिसने करोड़ों दिलों को छुआ। एक आवाज जो हंसाती भी है, रुलाती भी है, प्यार भी सिखाती है और जीना भी। खंडवा का साधारण सा लड़का जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका नाम अमर हो जाएगा। वो न सिर्फ एक गायक बने बल्कि अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक और सबसे बड़े एक इंसान बने जो अपने अंदाज से पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में धड़कते रहें। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, पल पल दिल के पास, ये शाम मस्तानी, रूप तेरा मस्ताना। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ गानों की दास्तान नहीं, ये जिंदगी का सफर है। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक किशोरदा ने हमें सिखाया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे हंसती, मस्ती और प्यार के साथ जीना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और निकलते हैं जहां पर हम जानेंगे किस तरह किशोरदा ने फिल्म इंडस्ट्री को बदला, क्यों उनकी आवाज आज भी ताजा लगती है और कैसे उन्होंने अपनी जादुई धुनों से हर पीढ़ी को दीवाना बना दिया। दोस्तों, इस सफर पर निकलने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही दमदार वीडियो बनाने का। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां एक छोटे से कस्बे का लड़का पूरे हिंदुस्तानी की धड़कन बन गया। हाँ, ये कहानी है किशोर कुमार साहब की। 13 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में गांगुली परिवार में एक नन्हे से बच्चे का जन्म हुआ और नाम रखा गया आभास गांगुली। बचपन में उन्हें प्यार से किशोर बुलाया जाता था और वही नाम आगे चलकर अमर हो गया। किशोर साहब के पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे और माँ गौरी देवी एक साधारण सी गृहिणी। घर में संगीत का सीधा रास्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन कला के संस्कार जरूर हुआ करते थे। भाई बहनों में सबसे बड़े थे अशोक कुमार साहब, जिन्हें बाद में हिंदी सिनेमा का महान अभिनेता कहा गया। फिर थे अनूप कुमार जो भी फिल्मों में आए, और बहन सती देवी। किशोर साहब सबसे छोटे थे, सबसे शरारती और सबसे नटखट। कहा जाता है किशोर साहब की आवाज बचपन से ऐसी नहीं थी, लेकिन एक बचपन में किस्सा हुआ। किशोर कुमार साहब भागते हुए अपनी माँ के पास किचन में आए और दुर्भाग्य से माँ के पास रखी हुई दरांती से उनके पैर की उंगली कट गई। उंगली से बेहद बुरी तरीके से घायल हो गई और खून निकल रहा था। किशोर साहब का रो रो कर बुरा हाल हो गया। डॉक्टरों ने उनकी उंगली किसी तरह जोड़ तो दी, लेकिन उस समय पेन किलर इतने ज्यादा नहीं होते थे, इसलिए दर्द के मारे किशोर साहब सारी रात रोते रहते थे। 15-20 दिनों तक जोर जोर से रोने की वजह से किशोर साहब की वोकल कॉर्ड्स पर असर पड़ा। उनकी आवाज अलग सा हस्कीपन आ गया। इसकी वजह से उनकी आवाज बाद में निखर के आई, जो दुनिया भर में छा गई। किशोर साहब की पढ़ाई खंडवा से हुई। किशोर साहब पढ़ाई में अच्छे तो नहीं थे, लेकिन मस्ती में पूरे नंबर लाते थे। उनकी नकल करते ही सभी दोस्त को हंसी आ जाती थी, तो कभी अध्यापक को गुस्सा भी दिला देती थी। धीरे धीरे किशोर साहब को एहसास हुआ कि उनकी आवाज में कुछ तो खास है, और वो गाते हुए पूरे मोहल्ले में झूमते रहते थे। घर में अशोक कुमार मुंबई में हीरो बन चुके थे। किशोर के मन ही मन सोचते थे कि काश मैं भी मुंबई जाऊं और फिल्मों में गाऊं, लोग मुझे भी सुने और पहचाने। पर परिवार चाहता था किशोर कुमार साहब पढ़ाई करें। फिर क्या, कॉलेज का समय आ गया। किशोर कुमार साहब इलाहाबाद के विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनका मन फिल्मों और गानों में भी लगा रहा। मुंबई से जब भाई अशोक कुमार का खत आता तो किशोर कुमार का दिल धड़क उठता। उन्हें लगता था कि एक दिन मैं भी मुंबई जाऊंगा, और आखिरकार वो दिन आ गया। किशोर कुमार साहब मुंबई पहुंचे, वो शहर जहां लाखों अपने लोग सपने संजोते हैं, जिनके सपने रोज टूटते हैं। मुंबई में भाई अशोक कुमार पहले से ही स्टार थे। किशोर कुमार उनके साथ रहने लगे, पर यहाँ शुरू कहाँ हुआ सफर। किशोर कुमार का असली संघर्ष तो अभी बाकी था।
क्योंकि उनका सपना था गायक बनने का, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें देखती कौन, कॉमेडी एक्टर के रूप में। मुंबई का सफर और सपनों का शहर इतना कठिन होता है कि आम इंसान समझ सकता है। इसी शहर में खंडवा का लड़का अपने सपने संजो रहा था। किशोर कुमार का सपना तो गायक बनने का था, पर जब भी लोग उन्हें देखते तो कहते तुम्हारा चेहरा कॉमेडी के लिए है, हीरो बनने की कोशिश करो। किशोर कुमार परेशान हो जाते और कहते मुझे हीरो नहीं बनना, मुझे गायक बनना है। गाने का मौका मिलता तो सिर्फ चुने गिने लोगों को, और वहाँ पहले से ही राज करते थे के.एल. सहगल और फिर मोहम्मद रफी जैसे गायक। किशोर साहब शुरू से ही फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने लगे। साल 1946 में फिल्म शिकारी, इसमें किशोर साहब ने पहला छोटा सा रोल किया। लोगों ने नोटिस किया उनकी अजीबोगरीब एक्टिंग, उनकी मस्ती और कुछ अलग थी। धीरे धीरे उन्हें रोल मिले और फिल्म लाख और मुंबई का हीरो में भी नजर आए। लेकिन इन सब के बीच किशोर का मन तो सिर्फ गाने में लगता था। जब भी सेट खाली होता, समय मिलता, किशोर साहब किसी कोने में जाकर गुनगुनाते और उनका सपना था कि मैं सहगल साहब जैसा गाऊं। दरअसल किशोर साहब से ही के.एल. सहगल के दीवाने थे। उनकी आवाज की नकल करते थे और हर गीत वैसे ही गाते थे जैसे कि के.एल. सहगल साहब। कहते हैं कि एक बार एस.डी. बर्मन ने किशोर के गाते हुए सुना। उन्होंने कहा सिर्फ नकल मत करो, अपनी आवाज को पहचानो। ये सलाह किशोर साहब के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। धीरे धीरे वे अपनी अनोखी गायकी स्टाइल बनाना शुरू करने लगे, जहाँ सुर भी थे, मस्ती भी थी और एक अजीब सा जादू भी था। फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते करते किशोर साहब ने एक्टिंग को भी एंजॉय करना शुरू कर दिया। वो सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते बल्कि बॉडी से एक्टिंग करते। उनकी आंखें, उनके हाव भाव सब दर्शकों को हंसा देते थे। यही वजह थी डायरेक्टर्स ने उन्हें कॉमेडी रोल देने शुरू कर दिए। साल आया 1951। इस पर किशोर साहब को एक फिल्म मिली। फिल्म में साइड रोल था, लेकिन किशोर साहब के लिए यह फिल्म किसी सितारे से कम नहीं थी। फिल्म का नाम था आंदोलन। उसमें उनको गाने का मौका मिला, लेकिन गाना हिट नहीं हुआ। लेकिन ये तो शुरुआत थी। उसके बाद धीरे धीरे किशोर साहब फिल्मों में साइड रोल के ऊपर उठने लगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को हंसाने लगी और एक दिन आया जब उन्हें हीरो बनने का मौका मिला। 1953 में किशोर साहब ने बतौर हीरो सामने आए। लोगों ने कहा ये लड़का सिर्फ गा नहीं सकता, हीरो भी बन सकता है। लेकिन किशोर साहब का मन अब सिर्फ एक ही चीज पर था, गायकी का। मुंबई में किशोर साहब का ये सफर संघर्ष और जीत दोनों का मेल था। वो गायक बनना चाहते थे और किस्मत उन्हें कॉमेडियन और हीरो की तरफ ढकेल रही थी। आखिरकार किशोर साहब ने फैसला किया कि वो दोनों करेंगे, गायन भी और अभिनय भी। और यही फैसला हिंदी सिनेमा को देने वाला था उनका सबसे बड़ा एंटरटेनर। 1950 का दशक था। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर। देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार तीनों लोग त्रिमूर्ति कहा जाते थे। शुरुआत में उन्हें लोग सिर्फ अशोक कुमार के छोटे भाई के नाम से जानते थे, लेकिन धीरे धीरे किशोर कुमार ने साबित कर दिया कि वो किसी के पहचान के मोहताज नहीं। किशोर का अभिनय अलग के तरह का था। जहां बाकी हीरो रोमांस और ट्रेजेडी में सीरियस दिखते थे, वहां किशोर कुमार साहब कॉमेडी और मस्ती से दर्शकों को दिल जीत लेते थे। उस दौर में एक जोड़ी बन रही थी, देवानंद और किशोर कुमार की। किशोर कुमार को अक्सर देवानंद के लिए गाने लगे। देवानंद साहब के स्टाइलिश अदाओं पर किशोर की मस्ती भरी आवाज बिल्कुल फिट बैठती थी। फिर साल आया 1951। फिल्म आई जिद्दी। देवानंद पर फिल्माया गया एक गीत, मरने की दुआएं क्यों मांगो, जीने की तमन्ना कौन करेगा। इस गाने ने पहली बार साबित कर दिया कि किशोर कुमार साहब की आवाज देवानंद के लिए ही बनी है। उसके बाद तो ये जोड़ी जैसे अमर हो गई। देवानंद पर किशोर कुमार की आवाज लोगों के दिलों में उतर गई। किशोर कुमार साहब की आवाज में वो बिंदासपन था जो देवानंद की अदाओं से बिल्कुल मैच खाता था। किशोर कुमार साहब ने अभिनय में तेजी से जगह बनाई। 1953 में
कई फिल्मों में रोल किए, लेकिन सबसे बड़ा धमाका मिला उन्हें 1954 की फिल्म नई दिल्ली और चलती का नाम गाड़ी से। चलती का नाम गाड़ी तो आज भी हिंदी सिनेमा की क्लासिक कॉमेडी मानी जाती है। इस फिल्म में किशोर कुमार ने अपने दो भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ नजर आए। फिल्म में मस्ती थी, कॉमेडी थी और गाने और सब कुछ ऐसा कि दर्शक भी दीवाने हो गए। याद कीजिए वो गाना, एक लड़की भीगी भागी सी। जब किशोर कुमार बारिश में गाते हुए मधुबाला को देखते हैं तो सिनेमा हॉल में सीटियां बजती हैं। उस दौर में दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग कहे जाते थे, राज कपूर मासूम हीरो थे और देवानंद स्टाइलिश लवर बॉय कहे जाते थे। लेकिन किशोर कुमार साहब पूरी तरीके से अलग थे। वो सीरियस हीरो बनने के बजाय कॉमेडी और म्यूजिकल फिल्मों में चमकते थे। उनकी फिल्में हल्की फुल्की मस्ती से भरी होती थी। लोग कहते थे किशोर कुमार की फिल्म देखने जाओ तो हंसी की गारंटी मिलती ही है। देवानंद साहब और किशोर कुमार की कुछ हिट फिल्मों की लाइनें फिर तो एक से बढ़कर एक फिल्में आई। फंटूस, पायल की झनकार, 9-2-11, काला पानी, काला बाजार। इन फिल्मों में देवानंद पर किशोर कुमार के गाए हुए गाने सुपरहिट हुए। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, गाता रहे मेरा दिल, ये गाने सिर्फ हिट नहीं हुए बल्कि हिंदी फिल्म जगत के एवरग्रीन क्लासिक सॉन्ग बन गए। किशोर कुमार की खासियत थी कि वो स्क्रीन पर सिर्फ अभिनय नहीं करते थे बल्कि अपने गानों को सीखते थे। जब वो गाते तो छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, तो ऐसे लगता कि किशोर साहब खुद ही शरारत कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे की मासूम शरारत सब गाने के मूड से मेल खाती थी। यही वजह थी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें बार बार साइन करते थे। किशोर कुमार का ये दौर उनकी बहुमुखी प्रतिभा का सबूत था। वो गायक भी थे, अभिनेता भी थे, कॉमेडी भी थे और रोमांटिक हीरो भी। ये असली जादू तो अब शुरू होना बाकी था, क्योंकि 60 के दशक में किशोर कुमार गायक के रूप में वह ऊंचाई छूने वाले थे, जहां पहुंचकर वो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे बन गए। 1958 में चलती का नाम गाड़ी में उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की थी बल्कि अपने गानों में नया जादू भर दिया था। उस दौर में एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर जैसे दिग्गज थे, लेकिन किशोर कुमार अपनी मौलिकता से अलग पहचान बनाने लगे। उन्होंने जमरू जैसी फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन किया। मैं हूँ समरू और तोरा मन बड़ा पापी जैसे गाने आज भी उनकी रचनात्मक की मिसाल हैं। किशोर जब गाते और बनाते थे गाने तो सुर और ताल के ज्यादा फीलिंग पर ध्यान देते थे। शायद इसी वजह से उनके गाने सीधे दिल पर लगते थे। और अब बात है उस मोड़ की जब किशोर कुमार की जिंदगी बदल दी। 1956 फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार की मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा मधुबाला से। मधुबाला बड़ी सी ही सुपरस्टार हुआ करती थी। उनकी मुस्कान, उनकी खूबसूरती लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी थी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। किशोर और मधुबाला शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आने लगे। फिल्म का माहौल, कॉमेडी और मस्ती और किशोर साहब का बेपरवाह अंदाज मधुबाला को भा गया और यही से शुरू हो गई एक अलग प्रेम की कहानी। लेकिन इस प्रेम की कहानी पर हम आगे बात करेंगे। देवानंद रोमांस के बादशाह, उनके अंदाज में एक खास स्टाइल हुआ करती थी, लेकिन वो भी कहीं न कहीं किशोर कुमार साहब की अदाकारी पर मोहित होने लगे थे। वो उनके साथ ज्यादातर फिल्म में करने लगे और उनको गानों की जगह देने लगे। 80 का दशक आया, सिनेमा बदल रहा था, नए चेहरे आ रहे थे, तकनीकी भी बदल रही थी, लेकिन एक चीज जस की तस थी, वो था किशोर कुमार साहब का जादू। 80 के दशक में उन्होंने ऐसे गाने गाए जो आज भी हर गली कूचे में गूंजते हैं। इस दौर में अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के सुपर स्टार ऑफ दी मिलेनियम बन चुके थे। उनके लिए सबसे ज्यादा गाने गाए किशोर कुमार साहब ने। खाई के पान बनारस वाला, पग घुंघरू, बांध मेरा नाची, नमक हलाल फिल्म का
जहाँ तेरी ये नजर कालिया फिल्म का और सारा जमाना हसीनों का दीवाना यारावा फिल्म का। हर गाना बिजली की तरह गूंजता। लोग कहते हैं कि किशोर कुमार की आवाज ही अमिताभ की जान बन चुकी है। ये जोड़ी इतिहास बन गई। 80 में एक और बदलाव आया। नए हीरो एंट्री कर रहे थे। कुमार गौरव आए लव स्टोरी के साथ और गाना क्या हुआ तेरा वादा किशोर कुमार की आवाज में ये गाना नेशनल अवार्ड जीत गया। फिर अनिल कपूर, सनी देओल, संजय दत्त जैसे सितारे आए और उनके लिए भी किशोर कुमार साहब गाते रहे। मतलब किशोर हर हीरो की आवाज बने, चाहे वो नया हो या पुराना हो। 80 के दशक में किशोर सिर्फ मस्ती और डांस तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने दर्द भी गाया और ऐसा गाया कि दिल भी रो पड़े। चला जाता हूँ किसी की धुन में, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, ये गाने लोगों की रूह तक उतर जाते। लेकिन दोस्तों, जहाँ गानों में इतनी चमक, वहीं निजी जिंदगी में किशोर कुमार का अकेलापन किसी जिंदगी से कम नहीं था। कई शादियां, कई रिश्ते, कई मस्ती, कई आंसू और तन्हाई। शायद इसलिए वो हर इंसान को अपनी आवाज में और अपने अक्षरों को दिखा देते थे। दोस्तों, किशोर कुमार इंडस्ट्री में मशहूर हो गए थे। किशोर कुमार पैसे के मामले में भी लेकिन बहुत सख्त हुआ करते थे। अगर उन्हें पहले पैसे नहीं दिए जाते तो वो गाना ही नहीं गाते थे। एक बार एक प्रोड्यूसर ने कहा था, किशोर दा रिकॉर्डिंग के बाद पैसे मिलेंगे। किशोर दा बोले, पहले पैसा और फिर गाना। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, उन्होंने गाना गाया भी, लेकिन हर लाइन में जोड़ दिया पैसा दो पैसा दो। पूरा गाना बर्बाद कर दिया। प्रोड्यूसर ने हाथ जोड़ लिया और उसके बाद सबको समझ आ गया किशोर दा से पंगा नहीं लेना। दोस्तों, जहां लोग अपने घर पर लिखते हैं कि वेलकम या गेस्ट गॉड होते हैं, किशोर कुमार ने लिखवा रखा था बी अवेयर ऑफ किशोर कुमार, यानी किशोर कुमार से सावधान। लोग पढ़कर हंसते हंसते लुटपुट हो जाते हैं और यही था किशोर कुमार दा का हमेशा मजाक और हमेशा मस्ती वाला अंदाज। एक बार किशोर कुमार गाड़ी में पेट्रोल भरवाने पहुंचे। उन्होंने 5 रुपए का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल पंप वाले ने पूछा, सर इतनी बड़ी कार में सिर्फ 5 रुपए का पेट्रोल? किशोर दा बोले, गाड़ी मैंने खरीदी है, पेट्रोल तो नहीं। सुनने वाले हंसते हंसते पागल हो गए। फिल्म की शूटिंग के दौरान किशोर दा का कोई जवाब नहीं होता था। कभी वो मेकअप किए बिना ही कैमरे के सामने खड़े हो जाते, कभी गाना रिकॉर्डिंग में अचानक मियाँ बोल देते और कभी कभी वो डांस करते हुए गिर पड़ते और फिर उठकर कहते हैं, डायरेक्टर साहब ये भी सीन में डाल दो, क्योंकि उनकी फिलॉसफी थी सीरियस होकर जीना क्यों, जिंदगी में हंसना हंसाना जरूरी होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पंचम दा की, यानी आर.डी. बर्मन की। ये रिश्ता गुरु और शिष्य से कम और दोस्ती का ज्यादा था। आर.डी. बर्मन के मस्ती भरी धुन और किशोर दा की मस्ती भरी आवाज जब दोनों मिलते थे तो कमाल हो जाता था। सोचिए, ये शाम मस्तानी चिंगारी कोई भड़के, वो हसीना जुल्फों वाली महबूबा महबूबा, ये गाने सिर्फ हिट नहीं हुए बल्कि आवाज और संगीत का इतिहास बन गए। कहते हैं कि दोनों की रिकॉर्डिंग से पहले मस्ती में हंसी ठहाके लगाते थे और फिर अचानक गाना शुरू होता और जादू हो जाता था। 70 और 80 का दशक का दौर और उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हर फिल्म में छाए हुए थे। उन्होंने किशोर दा से 2 दर्जन सुपरहिट गाने गवाए, जैसे मेरे दिल में आज क्या है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, गोरी है कलाइयाँ, ओम साथी रे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और किशोर दा का रिश्ता बहुत प्रोफेशनल था, लेकिन जब स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग होती तो सब लोग बस उन्हें ही सुनते रहते थे। किशोर कुमार और आनंदी का दोस्ती का भी एक अलग ही मेल था। किशोर कुमार ने कल्याण जी यानी आनंद जी के लिए भी ऐसे ऐसे गाने नगमे गाए जो आज भी हर पार्टी और हर महफिल में गाए जाते हैं। पल पल दिल के पास, नीले नीले अंबर पर, जिंदगी का सफर ये कैसा सफर। कल्याण जी आनंद जी मानते थे कि किशोर दा की आवाज में रोमांस और दर्द का अनोखा मेल था, इसलिए उनकी आवाज, उनकी धुनें किशोर कुमार की आवाज पाकर अमर हो जाती थी। दोस्तों, अगर ध्यान दिया जाए तो किशोर कुमार की सफलता का राज सिर्फ उनकी आवाज ही नहीं, ये वे संगीतकार दोस्तों का भी कमाल है जिन्होंने उन्हें सही मौके दिए, सही गाने दिए और उन पर भरोसा किया।
शायद यही वजह है जब भी एस.टी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद जी का नाम आता है तो उनके साथ जुड़ा होता है नाम किशोर कुमार साहब का। दोस्तों, किशोर कुमार की जिंदगी अगर गानों जैसी होती तो उनकी मोहब्बत और शादियाँ किसी फिल्म कहानी से भी कम नहीं थी। किशोर कुमार साहब ने 4 शादियाँ की और हर शादी अपने आप में एक कहानी थी, कभी दर्द, कभी हंसी, कभी मोहब्बत और कभी तन्हाई। किशोर कुमार की पहली पत्नी थी रोमा गुहा। साल 1950 में दोनों ने शादी की थी। रोमा जी एक बेहतरीन गायिका और अभिनेत्री हुआ करती थी। इस शादी से उनका एक बेटा भी हुआ, अमित कुमार। लेकिन दोस्तों, किशोर दा का अजीब सा स्वभाव था और उनका बिंदास जिंदगी रोमा जी को रास नहीं आई और धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। साल 1958 में ये रिश्ता टूट गया। फिर एंट्री होती है मधुबाला की, जिसे आज भी लोग खूबसूरत और सबसे दर्दनाक मोहब्बत मानते हैं। जी हाँ, किशोर कुमार और मधुबाला उस दौर की सबसे बड़ी स्टार हुआ करती थी। उनकी मुस्कान पर करोड़ों लोग दीवाने होते थे। किशोर दा और मधुबाला का रिश्ता पहले तो मजाक जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे ये मजाक गहरी मोहब्बत में बदल गया। 1960 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खुशहाल नहीं रही, क्योंकि मधुबाला पहले से ही दिल की बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि मधुबाला ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। किशोर भी उन्हें अपनाए और आखिरी सांस तक उनका साथ दिया। 1969 में मधुबाला का निधन हो गया और किशोर दा अंदर से बुरी तरीके से टूट गए। जिंदगी आगे बढ़ती रही और कुछ सालों बाद किशोर दा की मुलाकात हुई अभिनेत्री योगिता बाली से। दोनों ने 1976 में शादी की, लेकिन दोस्तों, ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सका। सिर्फ 2 साल के अंदर ही दोनों अलग हो गए। योगिता बाली वही है जिन्होंने बाद में मिथुन चक्रवर्ती से शादी की। क्योंकि किशोर दा की अजीब आदतें थी, उनका गुस्सा, उनका थोड़ा सनकीपन योगिता जी के लिए संभालना मुश्किल हो गया था। किशोर दा की चौथी और आखिरी शादी हुई लीला चंदावरकर से। 1980 में दोनों शादी के बंधन में बंधे। लीना जी उम्र में उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन दोस्तों, ये रिश्ता सबसे लंबा और स्थिर साबित हुआ। लीला जी ने किशोर दा को समझा, उनकी सनक को भी अपनाया और उनका साथ दिया। इस शादी से उनका एक बेटा हुआ, सुमित कुमार। 1987 तक किशोर दा और लीना उनसे साथ रहे और किशोर दा के जाने के बाद लीना चंदावरकर ने उनकी यादों को संभाल कर रखा। अगर किशोर कुमार की जिंदगी को देखें तो उनकी शादियां हमें यह सिखाती हैं कि इंसान कितना भी हंसमुख क्यों ना हो, उसके अंदर गहरा दर्द छुपा होता है। किशोर दा मंच पर हंसी ठहाके जरूर बिखेरते रहे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी कभी अकेली, कभी टूटी हुई, कभी मोहब्बत से भरी रही। किशोर कुमार साहब ने लगभग 81 फिल्मों में अभिनय किया और 18 फिल्मों का निर्देशन किया। फिल्म पड़ोसन में उन्होंने जिस मस्त मौला आदमी के किरदार को निभाया, वही किरदार ने उनकी जिंदगी असली जिंदगी में निभाते रहे। हिंदी सिनेमा में इलेक्ट्रिक संगीत लाने का श्रेय भी किशोर कुमार साहब को जाता है। किशोर कुमार के ए सहगल के गानों से भी प्रभावित थे और उनकी ही तरह हमेशा बनना चाहते थे। किशोर कुमार के भाई अशोक कुमार की चाहत थी कि किशोर कुमार नायक के रूप में हिंदी फिल्मों में हीरो के रूप में जाने जाएं, लेकिन किशोर कुमार को अदाकारी से ज्यादा फास्ट गायक बनने की चाहत रही थी। किशोर कुमार साहब की शुरुआती एक अभिनेता फिल्म शिकारी से हुई थी और इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। फिर किशोर कुमार साहब का करियर उछाल मारता रहा। किशोर कुमार साहब ने पहली बार फिल्म जिद्दी में 1948 में गाना गाया था। किशोर कुमार साहब ने आखिरी बार फिल्म 1988 में वक्त की आवाज के लिए गाने रिकॉर्ड किए थे। किशोर कुमार हर वर्ग और अपने क्लासिक गानों के लिए विख्यात रहेंगे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में 8 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। उस समय उन्होंने सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी अपनाया था। ये सभी उनकी उपलब्धियों में शुमार हैं। किशोर कुमार को 1985 से 1986 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1997 में एमपी गवर्नमेंट ने किशोर कुमार पुरस्कार नाम का अवार्ड भी आरंभ किया। किशोर कुमार अपने कई गानों के अवार्ड के लिए प्राप्त कर चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक किशोर कुमार साहब की
तकरीबन कमाई 60 करोड़ रुपए थी। 1986 में किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा, जिस वजह से वो कम रिकॉर्डिंग करने लगे। बीमारी पड़ने के कारण वो अपनी जन्मस्थली खंडवा लौटना चाहते थे, लेकिन अचानक दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने से किशोर कुमार की 13 अक्टूबर 1987 को 58 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके जन्म स्थान खंडवा में ही हुआ। आज के गायकों पर भी किशोर दा का गहरा असर है। अरिजीत सिंह से लेकर सोनू निगम तक हर कोई मानता है किशोर कुमार की आवाज एक यूनिवर्सिटी है। उनके गाने सीखना मतलब सुर, ताल और जज्बात की सबसे बड़ी ताकत और किताब पढ़ना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।